हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 19 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज। तो आज मैंने 10 मार्कर के क्वेश्चन दिए हैं जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। तो हर साल घुमा फिरा के ई गवर्नेंस आईसीटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्कर। आप पिछले 5-6 साल का कोई भी पेपर उठा के देखिए। सो वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि implementation of the information and the communication technology based projects usually suffer in terms of certain vital factors. Identify the factor and suggest the measure for the effective implementation. तो ये बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ जितने भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से अलग अलग फैक्टर्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला है, पहले तो स्टेटमेंट दे दी, उसके बोला है कि अब आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से फैक्टर हैं जिनसे सफ़र कर रहे हैं और मेजर सजेस्ट करो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के आईसीटी प्रोजेक्ट्स को। तो दो पार्ट्स हो गए, फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेजर्स बताने हैं। तो हालांकि जो ये स्टेटमेंट दिया है इसके अंदर भी फैक्टर्स की बात की है, तो ऐसा कुछ नहीं है दिस इज़ अ डिफरेंट स्टेटमेंट और हम इसको एक्सप्लेन करें, हमें डायरेक्ट फैक्टर्स ही बता देने हैं। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन हमारी वही 3-4 लाइनों की होगी कि जो आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ लेड टू द बेटर सर्विस डिलीवरी बट इट हैज़ मैनी इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूजन एंड द इंक्लूजन एरर इन केस ऑफ द डीबीटी। कि भाई जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर शुरू किए गए हैं और उनसे हमारी सर्विस डिलीवरी तो बेटर हुई है, बट कुछ इश्यूज भी हैं इसके अंदर। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा सफरिंग की बात की गई है कि ये सफ़र कर रहा है, तो मैंने इंट्रो को थोड़ा सा इशू से लिंक कर दिया कि थोड़ा सा मैंने इंट्रो में दिखा दिया कि हाँ आईसीटी प्रोजेक्ट्स हैं, सर्विस डिलीवरी में अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ सफरिंग्स भी हैं, जैसे एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर इन केस ऑफ द डीबीटी आ गया। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फेलियर ऑफ द आईसीटी प्रोजेक्ट। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आईसीटी प्रोजेक्ट को फेलियर में योगदान दे रहे हैं। तो हमने यहीं से उठा के फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फेलियर ऑफ आईसीटी प्रोजेक्ट हेडिंग बनाया। तो अब हम 1 2 3 4 करके नहीं लिखेंगे। किसी भी चीज़ के फेलियर के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसके डिज़ाइन या फंक्शनल फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको फेलियर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो फंक्शनल फैक्टर्स में पहला चीज़ तो ये होगी कि जो प्रोसीजर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने होते हैं, डिटेल फिल करनी होती है, तो इससे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे भूमि प्रोजेक्ट के केस में हुआ। दूसरा, हमें क्या है कि लिमिटेड ट्रेनिंग है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की, एक्सपर्ट्स की। इस और साइबर थ्रेट्स हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये भी आईसीटी प्रोजेक्ट्स के लिए एक फंक्शनल फैक्टर है जो हिंड्रेंस काम कर रहा है। तो इसका एग्जांपल ये है कि इंडिया को 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तीसरा फिर पॉइंट क्या हो गया कि पुअर एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, आईसीटी प्रोजेक्ट्स की। क्यों? क्योंकि प्रीवियसी कंसर्न्स है लोगों में, और रैंसमवेयर जो है ना, रैंसमवेयर साइबर थ्रेट्स हैं, उनका भी एक थ्रेट है। जैसे लीकेज ऑफ द कैग डाटा का एक इशू हुआ था। देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट आर जिनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं हमारे आईसीटी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेनिफिशरीज के पास अवेयरनेस है ना, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट्स को। जैसे 90% डिजिटल इलिटरेट हैं जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनके अंदर। देन लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिजिटल सर्विसेज। तो जो बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज आईसीटी पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनके डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस नहीं हो पाती। फिर क्या कि प्रीवेसी कंसर्न्स हैं, क्योंकि देर इज कोई क्लियर लॉ नहीं है राइट टू प्रिवेसी को इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी भी पेंडिंग है उसको इन्फोर्स करना। देन अनदर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इनएडिक्वेट है। अगर हम कॉमन सर्विसेज सेंटर की बात करें तो वो सफिशिएंट नहीं है, और उसमें से भी सिर्फ 25% ही हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, नहीं, जो 25% तो यूटिलाइज ही नहीं किए जा रहे लोगों के द्वारा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईसीटी प्रोजेक्ट्स के फेलियर में। देन वी कम टू द मेजर्स टू एड्रेस, कि कौन कौन से मेजर्स हैं जो इसको एड्रेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन मेजर्स को भी हमने तोड़ दिया। तो उन मेजर्स के अंदर सबसे पहले हमने टेक्निकल मेजर्स डाला कि टेक्निकल मेजर्स हम क्या क्या लें जिससे ये चीज़ इंप्रूव हो। तो इसके अंदर क्या है कि जो डिजिटल वेबसाइट है ना, उसको एक्सेस करने के लिए इजी प्रोसेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाला था। उसके बाद क्या है कि टेक्नोलॉजिकल केसेस में स्मिथ बोस कमेटी की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर सीईओ एज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो इंजीनियर होना चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो आपके मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो इससे भी क्या होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होगी और आईसीटी प्रोजेक्ट बेटर इंप्लीमेंट होंगे। फिर सिटीजन रिलेटेड केसेस में क्या करना चाहिए कि हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है ताकि उनकी डिजिटल लिटरेसी बढ़े, जैसे दिशा प्रोजेक्ट हो गया।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू। तीसरा क्या है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग करनी है जो आईसीटी वर्कर्स हैं उनकी, और रिकमेंड किया था एस रामादोरई पैनल ने ये। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंटर क्या हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या चेंज करने की जरूरत है जो एज अ मेजर लेना चाहिए आईसीटी प्रोजेक्ट को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए, कि आप डाटा प्रोटेक्शन बिल पास करें और डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर ध्यान दें। तो ये इतने सारे पॉइंटर्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास सिर्फ इतना ही स्पेस बचेगा, तो वी हैव टू कंक्लूड इन 3 लाइंस। तो हम लिख देंगे कि भाई अबव स्टेप्स शुड बी टेकन अलोंग विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी रिकमेंडेशन दैट वी रियलाइज द विजन ऑफ द जैम ट्रिनिटी। तो ये जैम ट्रिनिटी एक टेक्निकल वर्ड है जो डिजिटल इंडिया के लिए यूज होता है। उसमें यूज होता है कि जैम ट्रिनिटी बेसिकली क्या है कि आप किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको अलग अलग फील्ड में यूज करेंगे। तो मैंने ये टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ई गवर्नेंस जो है ना, ये हाईली टफ क्वेश्चन था, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत टफ थी। कि जो ई गवर्नेंस है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कि जो ई गवर्नेंस है ना, वो सिर्फ हमारी नई टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन ऑफ पावर से संबंधित नहीं है, बट ये क्रिटिकल जो ई गवर्नेंस की अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है ना, उनको सही से यूज करने के ऊपर भी है। तो एक तरह से एक्सप्लेन करो 10 मार्कर। ये कह रहा है कि भाई ई गवर्नेंस के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं बाजार में, बट अगर आप उनका यूटिलाइजेशन करेंगे उनका सही से, सिर्फ उसका यूटिलाइजेशन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छी सर्विस डिलीवरी के लिए। उसके यूटिलाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन या डाटा जनरेट हो रहा है ना, उस डाटा को भी सही से एनालाइज करना जरूरी है ताकि और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो अब हम आ जाते हैं हमने किस तरह से इसको तोड़ा हमने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे जाएंगे कि जो ई गवर्नेंस है ना, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उनके अंदर आईसीटी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ही ई गवर्नेंस कहलाती है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन पीडीएस डिलीवरी, इसका एक एग्जाम्पल है, ये मैंने इंट्रो कर दी। फिर मैंने बताया भाई ये नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, 5G है, बिग डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने 3-4 टेक्नोलॉजीज बताई। फिर मैंने ये बताया कि जो ये टेक्नोलॉजी है ना, कि हाउ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज हेल्प ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर्स। कि ये सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर की बात से रिलेटेड नहीं है ई गवर्नेंस। तो मैंने पहले बताया कि जो ई गवर्नेंस का यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या हो रहा है, बट जो इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन करने के बाद भी क्या क्या इश्यूज रह रहे हैं, मैं ये बताऊंगा। कि नॉट ओनली बोला गया है, तो नॉट ओनली का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हुई हैं बट कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। फिर आप इसको स्ट्रक्चर बना दोगे कि इन इश्यूज़ को अगर हम जो इससे डाटा जनरेट हुआ है आईसीटी टेक्नोलॉजी से, जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, अगर उसका सही यूज़ करें तो इन इश्यूज़ को कैसे प्लग किया जा सकता है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। तो हम लिखेंगे हाउ यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला रही है हमारे काम करने के अंदर। जैसे डीपीटी इन द एलपीजी सब्सिडी हो गया। दूसरा क्या है कि करप्शन को रिड्यूस कर देती है, जैसे पीएम ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस स्कीम हो गया। तीसरा क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर करती है, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। कि प्रोसीजर्स जो है ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे इससे, अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज होगी, जैसे सिंगल विंडो सर्विसेज चला रखी है। करप्शन कम हो जाएगी क्योंकि लीकेजेस कम हो जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक है। उसके बाद लीकेजेस प्लग कर देगा, जैसे पीडीएस लीकेजेस डीबीटी के थ्रू प्लग की गई हैं। उसके बाद अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ग्रीवियंस रिड्रेसल बहुत तेज़ी से होगा, जैसे एमएसएमई के केस में एमएसएमई संबंध एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था। फिर इसके अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर से रिलेटेड नहीं है, तो आप दिखाओगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ पावर से कैसे रिलेटेड है, बट कमियां भी क्या है कि ये सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर से करने से हमारे सारे इश्यूज फिर भी पेंडिंग है, ये एड्रेस नहीं हो रहे हैं। ये आपने लिख दिया कि भाई पुअर टारगेटिंग हो रही है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर फिर भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच में इंटरफेस है वो सही से काम नहीं कर रहा। फिर आप लिखेंगे हाउ यूज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन हेल्प टू प्लग दिस चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कैसे प्लग किया जा सकता है। दूसरा पार्ट एड्रेस करेंगे कि जो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बताओगे किस तरह से वो चैलेंज प्लग कर रहा है। तो आप इसमें लिखोगे कि जो ये टेक्नोलॉजी है ना, दे आर जनरेटिंग ए लॉट ऑफ डाटा
और उस लॉट ऑफ डाटा जनरेट कर रही हैं, अगर हम उस डाटा का बेटर एनालिसिस करें, उसको मॉनिटर करें, उस डाटा को ट्रैक करें, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ को प्लग कर देगा जो यहाँ पे हैं। और ये कैसे प्लग करेगा? सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो नॉलेज गैप है ना रियल सिचुएशन के बारे में, उसको प्लग कर देगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट वनरेबल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में यूज टारगेटेड किए जाते हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बना देंगे आप। तो आप क्या करोगे? नीड बेस्ड सोल्यूशन दोगे जो वनरेबल्स हैं उनको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा ताकि वो बेटर प्लान और मैनेज कर सके अपनी स्कीम्स को। तो इससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया वेल टारगेटिंग, इससे क्या होगा कि जो वेल टारगेटिंग इन सिलेक्टिंग दी बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है ना उनको सिलेक्ट करने के अंदर बहुत अच्छी टारगेटिंग होगी, जैसे पीडीएस हो गया। उसके बाद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ताकि आप पेंडेमिक मैनेज करें, जैसे कोविड के केस के अंदर आरोग्य सेतु ऐप से मिली। उसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है बहुत लैंग्वेजेस के अंदर, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जैसे उमंग ऐप हो गया। देन आपको रियल टाइम डाटा मिलेगा कि अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, जैसे कोविड में हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पता लगा था। फिर क्या हो जाएगा कि आप एक पॉइंटर क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास डाटा है, इन्फॉर्मेशन है इन टेक्नोलॉजी से, तो आप पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक अलोंग हर एक आदमी को जिस तरह की सर्विस चाहिए ना वैसी सर्विस देंगे, क्योंकि ऑन बेसिस ऑफ द एलोगोरिथम से आप पता लगा लेंगे कि उसकी चॉइसेस क्या हैं और उसको पर्सनलाइज सर्विस देंगे। देन सिटीजन फीडबैक, सिटीजन पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा पॉलिसी मेकिंग के अंदर। गवर्नमेंट को बहुत, क्योंकि इजीली फीडबैक मिल जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल है माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन और जो डाटा है ना वो हेल्प करेगा इन सब इश्यूज़ को प्लग करने के अंदर। फिर आप 3 से 4 लाइनों में कंक्लूड करेंगे कि उसमें ये कर देंगे कि अलोंग विद दिस, ये जो स्टेप्स है ना, आपको प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिवेसी, ठीक है, प्रिवेसी की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो आपको डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाना पड़ेगा और डाटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। दैट इज़ द नीड ऑफ द आर। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझ आया होगा इन दोनों क्वेश्चन का, कैसे इंटरप्रेट किया, स्पेशली सेकंड क्वेश्चन का, और किस तरह से आपने 2 पेजेस में इतनी इन्फॉर्मेशन को डाला।